अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को क्लियर किया था। आज का लेक्चर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों स्टडी करेंगे कि आप अपने इर्द गिर्द, जैसे हमने सेकंड चैप्टर के अंदर कंपाउंड और मिक्सचर को पढ़ा था, मिक्सचर में जो स्पीशीज़ होती हैं वो फिज़िकली कंबाइंड होती हैं, बॉन्ड डेवलप नहीं करती, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें एलिमेंट्स या डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। और कंपाउंड एक प्योर चीज़ है। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर कितने एटम्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये किस फोर्स के तहत एक दूसरे के तहत से जुड़े होते हैं। आप घर में जो साल्ट यूज़ करते हो NaCl, इसमें कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि सोडियम एटम और क्लोराइड आयन को, या सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को आपस में बाइंड करके रखती हैं, जिससे एक नया कंपाउंड हम स्टडी करते हैं, एक फार्मूला यूनिट स्टडी करते हैं जो कि क्या होता है NaCl। हम अपने घरों के अंदर सक्रोज़, चीनी इस्तेमाल करते हैं। अब सक्रोज़ के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये एटम आपस में कैसे जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, ये कैसे आपस में एक दूसरे के तहत, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले होते हैं। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मौजूद है कि ये बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड असल में है क्या, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इर्द गिर्द मज़ीद आगे चले जाएं तो हमारे इर्द गिर्द क्या है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पे दीवारों के ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो पेंट कैसे स्टिक हो जाता है। ये जो ब्रिजेस बनते हैं, ब्रिजेस में जो डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, सीमेंट है, सैंड है, क्रश है, तो ये आपस में मिक्सचर होंगे, कंपाउंड होंगे, बॉन्डिंग डेवलप करेंगे नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो आपका पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 8A है, जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रेसेस में मौजूद होती हैं, लो वैल्यूज़ के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करती। मींस कि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होती, बॉन्ड नहीं बनाती, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ कि हमने इनके बारे में पढ़ा था कि जो नोबल गैसेस होती हैं इनको हम इनर्ट इन नेचर कहते हैं। इनर्ट मीन कि ये इतनी आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करती, बिकॉज के हीलियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी तमाम जो नोबल गैसेस हैं उनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम दो रूल पढ़ेंगे जिसको हम डबलेट रूल या ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये रूल क्या डिफ़ाइन करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन करते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो एटम है वो बॉन्ड क्यों बनाता है, एटम के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। और इसके अलावा हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड को भी स्टडी करेंगे और उनकी एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। मज़ीद आगे जाके उसकी डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन है वो भी हम स्टडी करेंगे। कुछ मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया कि सबसे पहले जो है इसके इंट्रोडक्शन में है कि जो आपके इर्द गिर्द तमाम जो मैटर है वो या तो कंपाउंड है या मिक्सचर है। कंपाउंड वो चीज़ होती है जिसमें एलिमेंट्स क्या करते हैं, थ्रू केमिकल बॉन्डिंग आपस में अटैच होते हैं। ठीक है। मैं साथ साथ ये पैराग्राफ भी आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें तो तमाम चीज़ें या तो मिक्सचर हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि वाटर है, वाटर हो गया सक्रोज C12H22O11। उसके बाद जो फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का हवाला दिया, ऑक्सीजन का हवाला दिया, इसमें सारे के सारे एटम्स जो हैं वो आपस में थ्रू केमिकल बॉन्डिंग मौजूद होते हैं। ठीक है। अब फिर मैं जाऊंगा कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। उसके बाद मिक्सचर्स मीन के इसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड फिज़िकली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको रिटेन रखते हैं। ठीक है। ये हम सेकंड चैप्टर में ब्रीफली सीख चुके हैं। उसके बाद ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज़, इंसान, जानवर, उसके बाद पौधे, राख, सॉइल, पेट्रोलियम, कोल, ETC, ये सारे के सारे क्या हैं,
कंपाउंड्स हैं, इंसानी जिस्म के अंदर बी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, प्लांट्स के अंदर बी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, रॉक, सोयल, पेट्रोलियम। ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ फॉसल फ्यूल्स हैं जिनसे पेट्रोलियम डेवलप होता है, कोल डेवलप होता है, नेचुरल गैस डेवलप होती है, तो ये भी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड इनके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद आर ऑल कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। अब पहले कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड आपस में मिक्स होंगे तो उससे नई बनने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। कंपाउंड के हवाले से आपने याद रखना है कि कंपाउंड्स में केमिकल बॉन्डिंग होती है, लेकिन मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो फिज़िकली अटैच होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग डेवलप नहीं करते। उसके बाद क्या है कि इन कंपाउंड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। अब मैंने कहा है कि कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अनबाउंडेड एटम्स, कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कि बॉन्डेड फॉर्म में नहीं होते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से हैं, वो आपका ग्रुप 8 ए है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुप 8 ए, जिसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों इन्वॉल्व नहीं होती, रीज़न क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसमें से हीलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी तमाम के तमाम जो हैं वो स्टेबल इन नेचर हैं, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद टुगेदर हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। अब क्या होगा कि जब ये एटम इंडिपेंडेंट, जैसे अगर हम वाटर को देखें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के साथ है। अगर ये इंडिपेंडेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको हम वाटर नहीं कह सकते। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में केमिकल बॉन्ड करते हैं तो इससे एक नई चीज़ जनरेट होती है जिसको हम वाटर कहते हैं, और हमारी लाइफ के लिए वाटर क्या है, नेसेसरी है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस हैं, अल्लाह ताला ने इन 2 गैसेस को जब मिक्स किया तो इससे नई चीज़ क्या डेवलप हुई, वाटर। अब उसमें वाटर को नाम ये कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस शामिल है, क्या है, हम उसको ये कहते हैं कि वाटर है, और वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। जूं जब बॉन्डिंग होती है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब आगे देखें तो सक्रोज़ है, सक्रोज़ मीन कि शुगर। शुगर किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट के अंदर। इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इनकी रेशोज़ क्या है कि कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 एटम्स शामिल हैं और ऑक्सीजन 11 एटम्स शामिल हैं। तो जूँ जूँ बॉन्ड बनता है और जो एटम्स की रेशियो है वो चेंज होती है, तो उनकी जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, उनका टेस्ट, ओडोर, वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वो टेस्टलेस है, ओडोरलेस है, और क्या होगा, वो कलरलेस भी होगा। जबकि अगर हम आगे शुगर में जाएं तो डिफरेंट चीज़ें, इसमें जो कलर है इसका चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, और इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सम सब्सटेंसेस आर हार्ड एंड टफ़। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हार्ड और टफ़ हैं, इतने सख्त हैं कि उनको हम आसानी के साथ ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सॉफ्ट हैं और फ्लेक्सिबल हैं। इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि इतना ये हार्ड क्यों होता है। जैसे हम ज़मीन से आयरन जो ऑब्टेन करते हैं वो आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, Fe2O3। जब उसको हम फर्नेस के अंदर हीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो वहाँ से प्योर आयरन ऑब्टेन होता है जो कि सॉलिडिफाई हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। तो कुछ रेजन्स आर वाइडली यूज टू पेंट डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड ऑटोमोबाइल्स। अब रेजन्स क्या हैं कि हम गाड़ियों को पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रिजेस को पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद व्हाट मेक देम स्टिकी, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ताकत है जो कि इनको उन सरफेस के साथ स्टिक कर देती है, पेंट उससे उतरता नहीं है। उसके बाद हाउ डू एडहेसिव्स सच एज गिलू बाइंड टू सरफेस टुगेदर, जैसे आप डेली लाइफ के अंदर गिलू यूज़ करते हो, 2 सरफेस को आपस में जोड़ देते हो, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि उन 2 सरफेस को जोड़े रखती है। तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सच लिंकेज।
अब इनकी जो नेचर है वो क्या होता है, आंसर लाइज इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मालिक्यूल्स। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बार बार किस पे हम आ रहे हैं कि बॉन्डिंग। Therefore, to understand the behavior of various substances, you must understand the nature of chemical bonding and structure of molecules. अब ज़रा हमने इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया है, अब ज़रा हम जाते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है और एटम जो है वाई डू एटम रिएक्ट्स, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, रिएक्शन क्यों करता है, इसको ज़रा हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले है कि बॉन्डिंग है क्या, जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि अगर आता है केमिकल बॉन्ड। अब आपने ये सीखना है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction that holds two atoms together। ठीक है, ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को आपस में टाइटली बाइंड रखती है उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा है कि वाई डू एटम रिएक्ट्स। अब एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, रिएक्शन क्यों करता है, वाई डू एटम एटम्स रिएक्ट। अब एटम क्यों बॉन्ड करेगा, इसकी रीज़न क्या है कि एटम, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एटम्स फॉर्म बॉन्ड या क्या लिखेंगे, एटम रिएक्ट टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एटम जो है वो रिएक्ट करता है या बॉन्ड फॉर्म करता है, क्यों करता है, टू गेन स्टेबिलिटी। अब इस लाइन के अंदर स्टेबिलिटी का मीन क्या है। अब एक और लाइन लिखते हैं कि एटम्स गेन स्टेबिलिटी बाय अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, कि एटम जो है वो क्यों करेगा, स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, बाय अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन। इसमें क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी पोर्शन कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस, इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, उसके बाद हम एक दो एग्जांपल भी लिखेंगे। नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर, इनर्ट लीस्ट रिएक्टिव। उसके बाद क्या है कि दे हैव
completed their valence shell ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कि हीलियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। उसके बाद while other noble gases have completed their octet ठीक है। अब यहाँ पे बात लिखी गई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम बार बार जो बात बताते हैं वो क्या है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव की जाती है डूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। केमिस्ट्री या केमिकल बॉन्डिंग के रूल के मुताबिक अगर कोई एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल इन नेचर होता है, या किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल इन नेचर होता है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की या गेन करने की ज़रूरत नहीं होती। इनको हम रूल्स के तहत क्या कहते हैं, जैसे किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको हम स्टेबिलिटी रूल के तहत क्या कहते हैं, डपलेट रूल। और ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑक्टेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, डपलेट और ऑक्टेट रूल ठीक है। इसको मैं डिफ़ाइन भी करूँगा, उसके बाद हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। पहले हम डपलेट और ऑक्टेट रूल को डिफ़ाइन करते हैं। डपलेट रूल ठीक है, according to this rule, if an atom has 2 valence electrons, it will be considered as stable in nature ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रूल है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल if an atom has 8 valence electrons, so it will be considered as stable in nature ठीक है। तो ये 2 रूल हैं, ये पेपर में आते भी हैं कि स्टेट डपलेट रूल और ऑक्टेट रूल। इसका क्वेश्चन भी आप नोट करें, ये इम्पोर्टेंट है, स्टेट डपलेट और ऑक्टेट रूल ठीक है। तो ये एक शार्ट क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हैं। और एक जो मैंने पहले बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद करना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद जो आपने देखा कि मेटल और नॉन मेटल कौन से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। उसके बाद जो अगर हम पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं
अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, एक एग्जांपल करते हैं फिर आगे जाएंगे कि जो एटम है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे अचीव करेगा। जैसे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 1A ग्रुप है, 2A ग्रुप है, उसके बाद 3A बी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, मेटेलिक इन नेचर है, मेटल्स हैं। उसके बाद जो ये 3A के भी कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स इन नेचर हैं, मेटल्स हैं। जैसे कि 3A का एलुमिनियम है, वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। लेकिन इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि एलुमिनियम क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड डेवलप करता है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 3 लूज़ करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉन मेटल कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेटेलिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये क्या हो गए, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये क्या है, नॉन मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये क्या है, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करेंगे, लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर हम 1A का कोई एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, सोडियम को ले लेते हैं, इसके जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अब ये हम देखना चाहते हैं कि जितनी हमने बातें की हैं कि जो एटम है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अब वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करता था, या तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में डबलेट को कंप्लीट करेगा या आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सोडियम जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s1, ठीक है। यहाँ पे इसके वैलेंस शेल को अगर हम देखते हैं, पहले आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन करें, शेल नंबर 1 आ गया K, उसके बाद शेल नंबर 2 आ गया L, उसके बाद शेल नंबर 3 क्या आ गया, M। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 3s1। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे वैलेंस के अंदर हमने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ये मेटल इन नेचर है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, सोडियम Na से किस में चला जाएगा, Na पॉजिटिव, और साथ में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो सोडियम की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से, सेकंड में 1 थे, और लास्ट पे 1 इलेक्ट्रॉन था। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ उसने कर दिया तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 8। अब अगर इनको हम टोटल करते हैं कि 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में मौजूद होते हैं, नियोन के अंदर। तो इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव की, वो नियोन की अचीव की। अब नियोन क्या है कि नोबल मेटल है, सॉरी नोबल गैस है, तो ये क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ना गेन करेगा, बिल्कुल इनर्ट स्पीशी है, इसको इतनी आसानी के साथ हम रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम एक लेते हैं पी ब्लॉक का एलिमेंट, जैसे कि NaCl की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट शेल K आ गया, सेकंड शेल L आ गया, और थर्ड शेल क्या आ जाएगा, M। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं, और लास्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये नॉन मेटल इन नेचर है। नॉन मेटल का क्या मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जो क्लोरीन था 2 8 और 7, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये किस में चला जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव के अंदर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 8 और 8।
अब इसके अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। तो 18 किसका एटॉमिक नंबर है आर्गोन का। तो मतलब क्या हुआ कि जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी अचीव कर लेगा आर्गोन की। आर्गोन इज़ अ नोबल गैस, ठीक है। तो ये इतनी आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तहत समझाया है। अब हम बुक की तरफ आते हैं, थोड़ा सा बुक को देखेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ये सारी बात जो मैंने डिस्कस की है कि वाई डू एटम रिएक्ट्स, एटम जो है वो रिएक्ट क्यों करते हैं। आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसने बात की है यहाँ पे कि हमारे पास जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं, जिसको हम ए के साथ लिखते हैं। जैसे 1A से लेके कहाँ तक है 8 तक कौन से हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलें तो इन द पीरियोडिक टेबल ग्रुप 8A कंसिस्ट ऑफ द नोबल गैसेस। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि नोबल गैस आर जीरो ग्रुप एलिमेंट इनको कहते हैं बिकॉज दे आर ऑल वेरी स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस के रूम टेम्परेचर। अगर आप कंडीशन चेंज नहीं करते हो तो दीज आर वेरी इनर्ट, कि इतनी आसानी के साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद ये लिख रहा है कि दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, ये डाई एटॉमिक की फॉर्म में नहीं जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम है तो ये हीलियम ही रहेगा, ये He2 नहीं रहेगा, सिंगल एटम की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। He2 डाई एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। उसके बाद इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 NP6 के 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। उसके बाद क्या है कि हीलियम 1s2 दीज नोबल गैसेस हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल sp, मतलब कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनके कितने होंगे 8। और सिवाय हीलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीट होंगे। सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन के अंदर वो टेक पार्ट नहीं करती। अगर आप इनके ऊपर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी एक्सर्ट करोगे तो तब जाके ये रिएक्ट करेंगी। एंड दे आर कॉल्ड इनर्ट इन नेचर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनर्ट गैसेस दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, जिसको मैंने क्या लिखा था यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस कन्फिगरेशन, कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की क्या अहमियत है। यहाँ से एक शार्ट क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी है हीलियम की, नियोन की, आर्गोन की। उसके बाद जो आगे बात की जा रही है कि इन 1916 केमिस्ट G.N. लीविस यूज टू कंसेप्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं ऑक्टेट। यहाँ पे लिविस जो साइंटिस्ट था केमिस्ट, उसने फर्स्ट टाइम जो ऑक्टेट का वर्ड यूज़ किया था एंड अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ मैंने आपको ऑक्टेट रूल की भी डेफिनेशन का हवाला दिया कि ऑक्टेट रूल क्या होता है कि एटम इज़ मोस्ट स्टेबल व्हेन इट्स वैलेंस शेल कंटेन 8 electron. This principle is derived from the observation that atoms of the major group element tend to participate in chemical bonding in the form of 8 electrons per atom resulting molecule. जब कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो क्या करता है 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अचीव करेगा, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, किसी दूसरे एटम को देगा, या किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है जैसे नॉन मेटल हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो स्टेबल इन नेचर हो जाती हैं। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल बताई थी वो सोडियम की थी, ठीक है। बाकी सारे इसने मॉलिक्यूलर चीज़ें बताई हुई हैं। एक हम ऑक्टेट की एग्जांपल जो लिखी थी 1s2 2s2, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है 2p6, और उसके बाद लास्ट पे क्या आ जाएगा 3s1।
अब जब सोडियम आयन बनता है, सोडियम कैटाइन Na पॉजिटिव, ये क्या करेगा, जो इसका लास्ट 3s1 था वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, इसने वो 3s1 लूज़ किया है, किसी नॉन मेटल को दे दिया है, तो ये क्या करेगा, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ये अचीव कर लेगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसके साथ Cl, क्लोरीन की मैंने आपको एग्जांपल दी, जब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जब ये क्लोराइड आयन में जाएगा तो ये अपना 3p5 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो 3p6 हो जाएगा, विच इज़ सेम एज द आर्गोन, जो कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, आर्गोन की। ठीक है, उसके बाद जो है वो डपलेट रूल है। डपलेट रूल की एग्जांपल मैंने आपको नहीं बताई। डपलेट रूल के हवाले से जो 2 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एक डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर डपलेट के लिए लिथियम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 3 हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और दूसरे के अंदर क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा लिथियम, लिथियम किस में चला जाएगा, Li पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 और 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो उसको अभी हम क्या कहेंगे, डपलेट। और उसके बाद जो बेरिलियम है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किस में चला जाएगा, डपलेट अपना कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ तक अभी हमने जो कुछ रूल्स पढ़े और कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में सीखा। अभी मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, और क्वेश्चन आपके वैलिड होने चाहिए, अपना टाइम भी बचाएं और टीचर का भी टाइम बचाएं। ठीक है, होप्स हो कि आपके क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे और सीखने वाले होंगे। ठीक है, ठीक है। इनर्ट क्या होता है, इनर्ट हम उस एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, इतनी आसानी के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अब केमिस्ट्री में हम नोबल गैसेस को इनर्ट कहते हैं कि ये इतनी आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब हमारे पास 2 रूल हैं जो अभी हमने सीखे हैं, डपलेट और ऑक्टेट। अगर कोई एलिमेंट अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो स्टेबल इन नेचर होता है। अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो स्टेबल इन नेचर होता है। जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनके सारों के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिवाय हीलियम के। तो यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो सकते हैं, ना उनके आउटर शेल के अंदर, एटम के आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जा सकता है। तो इनर्ट मीन के ऐसे एलिमेंट जो कि रिएक्शन इतनी आसानी के साथ नहीं देते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डपलेट रूल अगेन। डपलेट रूल जो होता है, यहाँ पे चैट को स्टॉप करें। अच्छा, डपलेट रूल जो होता है कि अगर कोई एटम, जैसे हमने लिथियम को स्टडी किया तो लिथियम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1। अब यहाँ पे डपलेट के मुताबिक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 बना सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डबल कर सकता है? तो नहीं, बिकॉज के लिथियम इज़ मेटल इन नेचर। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब इसने ये लूज़ कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले शेल में इसके 2 थे, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन्स था एटॉमिक स्टेट के अंदर। जब ये कैटाइन इसने बनाया तो वो जो इलेक्ट्रॉन था वो लूज़ इसने कर दिया, तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2। अब यहाँ पे लिथियम जो है वो डपलेट को कंप्लीट कर रहा है, मीन कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। जब ये बॉन्ड बनाएगा तब के इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो कि एटॉमिक स्टेट के अंदर भी अपना डपलेट कंप्लीट कर रहे होते हैं, जो कि एक एलिमेंट है हीलियम। तो जब ये बॉन्ड करेंगे तो ये नियरेस्ट, अब इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इसने अचीव कर लिया। तो डपलेट मीन के किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन बॉन्डेड फॉर्म और इंडिपेंडेंट फॉर्म तो वो स्टेबल इन नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
अच्छा ठीक हो गया। इफ़ एन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स हाउ डज इट सेटिस्फाई दैट ऑक्टेट रूल, व्हाई डोंट नोबल गैस लाइक नियोन नॉर्मली बाउंड विद अदर एलिमेंट। अच्छा जैसे कि हमने एक एग्जांपल स्टडी की कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है। अब क्लोरीन जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो बाय नेचर ये नॉन मेटल्स है। अब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नॉन मेटल क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेगा, जब ये किसी एलिमेंट के साथ दूसरे के साथ जाएगा, वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8। तो ये स्टेबल इन नेचर हो जाएगा। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में आयनिक बॉन्डिंग करते हैं तो सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है? क्लोरीन को। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन B8 हो जाते हैं और सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन B8 हो जाते हैं। तो ये क्लोरीन जो है वो आर्गोन की नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करता है, और जो सोडियम है वो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करके स्टेबल इन नेचर हो जाता है। और दूसरा जो है, नोबल गैसेस रिएक्ट करती हैं लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती, सिंपल कंडीशन के अंदर रिएक्ट नहीं करती। जैसे आप इसको रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर या फिर आप नॉर्मल प्रेशर के ऊपर आप इसको रिएक्ट करवाएं तो उस सूरत में ये इनर्ट इन नेचर होती हैं। एक्स्ट्रा कंडीशन लगाएंगे तो रिएक्ट करती हैं। नोबल गैसेस के भी कंपाउंड इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी मीन के नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन शो नहीं करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोस्टली ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या इस तरह से लूज़ करें। तो कुछ ऐसे एटम भी हैं जो कि डपलेट को फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग हैलोजेंस के बीच में? यस। अच्छा, ये जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ी थी, अगर किसी बच्चे को यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हुई हो, जो मैंने वाइट बोर्ड पे किया था, ये आपके पास हैलोजन है। ये क्वेश्चन किसका था? ठीक है, ये हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन हैलोजन, ठीक है। हैलोजन क्या करेगा, ये मैं एक आयनिक बॉन्डिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ, हम इसकी टाइप्स में भी जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हैलोजन भी क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, कुछ इसकी आयनिक बॉन्डिंग भी होती है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पे गेन करेगा, तो इसमें आयनिक बॉन्डिंग आएगी। हैलोजेंस भी बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। हैलोजेंस का मतलब ये साल्ट फॉर्मेशन, जैसे कि आप डेली लाइफ के अंदर जो टेबल साल्ट है वो NaCl यूज़ करते हो, तो इसमें हैलोजेंस बेसिकली हैलस मीन साल्ट फार्म है। जितने भी हैलोजेंस हैं उनके कोई ना कोई साल्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर था हमने कंप्लीट किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोबारा से। इसका जो प्रीव्यू है, लास्ट पे प्रीव्यू कह दिया है, लास्ट पे इसको हम रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, आप लोग भी इसको देखते जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या है कि इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग को हम क्यों स्टडी करते हैं, उसके बाद केमिकल बॉन्ड होता क्या है, और उसके बाद एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, किस चीज़ को गेन करने के लिए ये बॉन्डिंग होती है। उसके बाद आगे चलें तो स्टेबिलिटी, मेटल और नॉन मेटल, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपने फिर ये बताना है कि एटम किस तरह से नोबल गैस की तरफ जाता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने कुछ रूल्स को डिस्कस किया, जैसे कि
टपलेट रूल है और ऑक्टेट रूल है। लास्ट पेपर में जो फेडरल बोर्ड का पेपर था उसमें ये दोनों रूल आए भी थे। एग्जाम्पल नहीं पूछी गई थी, जस्ट ये पूछा गया था कि स्टेट डपलेट और ऑक्टेट रूल। तो उसके बाद जो लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स में, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो इसको हमने एग्जाम्पल के साथ स्टडी किया। ठीक है, तो अभी मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, तो हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई इंशाल्लाह देंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।